फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 25 जनवरी 2023 का जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें जो 25 तारीख का पेपर हुआ था सीडीपी का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अप्लाई भी होने लगे हैं। तो क्लासेस सभी आएंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं सारे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ है, संस्कृत या हिंदी, इन सभी के आप प्रीवियस यानी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर आया था, उसको एक बार देख लें। ठीक है, किस टाइप का या किस लेवल के पेपर आया था पिछली बार, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीडीपी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 25 जनवरी 2023 का। चलिए देख लेते हैं आज का पेपर। अगर सीटेट का पेपर आप देने जाते हैं, ठीक है, पहले तो ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन हो गया है, तो सबसे पहले आपको जब पेपर देखने को मिलता है तो उसमें आपको सीडीपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सीडीपी आप सबसे पहले सॉल्व करें और उसमें सबसे पहले जो निर्देश दिया होता है वो सबसे पहले आप देख लें कि निर्देश में क्या दिया हुआ। ठीक है, निर्देश में दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी 1 से 30 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सीडीपी के आपके होंगे, उसमें जो सही हो और सबसे उपयुक्त, यानी 4 ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त हो उसको हमें चुनना है, उसको सही लगाना है। ठीक है, 1 से 30 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सीडीपी के होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। पहला है भागना, दूसरा है पकड़ना, तीसरा है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और चौथा है निचोड़ना। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का जो उदाहरण माना जाता है वो है भागना। ठीक है, भागना जो है वो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। और ये जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है ये ऐसी गतिविधि है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने हाथों, पैरों और टांगों को अपने पूरे शरीर के साथ क्या करते हैं, गतिविधि करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल में। ठीक है, तो इसमें जो भागता है बच्चा तो वो अपने हाथों को भी, पैरों को भी, टांगों को और पूरे शरीर को जो है मूवमेंट करता है, गतिविधि करता है। ठीक है, भागने में। पकड़ने में सिर्फ हाथ को जो है एक्टिविटी करेगा, घुमाएगा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने में भी हाथ उसकी सिर्फ घूमेंगे। जो निचोड़ने में भी जो है उसका सिर्फ हाथ काम करेगा, भागने में पूरा शरीर उसका काम करेगा। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, यानी जो है वो पेन पकड़ना तो पेन नहीं पकड़ पाते, लेकिन गिलास अगर उन्हें दिखाया जाए पानी पीने के लिए तो गिलास पकड़ लेते हैं आसानी से। तो ये जो है विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है ये बताना है। पहला शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा अधोगामी सिद्धांत, तीसरा पारस्परिक या संपर्क का सिद्धांत और चौथा बहिष्कार का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है जिस विशेष दिशा का वर्णन करता है वो है अधोगामी सिद्धांत। इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। यानी बच्चे का जो विकास होता है वो बच्चे के जो है सिर की तरफ से ना होकर बल्कि जो है बीज से शुरू होता है। ठीक है, जो शरीर होता है उसके केंद्र से शुरू होता है, बीज से शुरू होता है विकास, तो इसको अधोगामी सिद्धांत कहेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं। क्वेश्चन आपका सिंपल भी पूछ लेगा कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन है, और यहाँ क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं, यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा। आपने देखा होगा जनवरी से लेके आपका जो दिसंबर तक का जो पेपर हुआ था, यानी जनवरी में जो पेपर हुआ तो उसके बाद जो जुलाई में पेपर हुआ, उन दोनों पेपर में क्या है, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही, लेकिन क्वेश्चन को जो पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी उन्होंने बना दिया है। यहाँ पे सिंपल से ये भी पूछ सकते थे कि कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं ने क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर तो सिंपल से है, वही होना है जो एक क्वेश्चन का होता है कि जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं वो कौन सी हैं, वो है आपकी परिवार और आस पड़ोस। परिवार और जो आस पड़ोस का जो एरिया है
वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं मानी जाती है। सबसे पहला यानी बच्चा जो है सबसे पहले परिवार से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसके बाद आसपास के जो उसके पड़ोसी होते हैं उनसे सीखता है चीज़ों को। तो उसका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोचते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं या सोचते हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है निगमनात्मक रूप से जिसमें सोचते हैं वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इसमें जो है बच्चा जो है निगमनात्मक रूप से सीखता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने ये जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं बताए हैं। ठीक है, विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको जो वर्गीकृत किया, जो वर्णन किया है या वर्गों में बांटा है, तो वो 4 अवस्थाओं में बांटा है। वो जो 4 अवस्थाएं हैं, पहला है आपका संवेदी पेशी अवस्था या संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष का होता है। संवेदीगामक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। फिर आपका आता है तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 6 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, और लास्ट जो आता है वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है जो कि 11 साल से आपका किशोर अवस्था तक चलता है। ये जो है अवस्थाएं इन्होंने जीन पियाजे साहब ने बांटी है, नहीं 4 प्रकार की बताई है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। एक 5 वर्ष की रीना एक लड़की है जिसको 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, यानी एक ही रूप के 2 पारदर्शी गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। ठीक है, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, यानी छोटे आकार में थे, यानी ऐसे छोटे थे और चौड़े थे। ठीक है, ना कि ऐसे थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। ठीक है, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। ठीक है, फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, यानी जो लड़की है उसको जो है, एक जो रीना नाम की लड़की है उसको 2 गिलास दिए गए जो कि चौड़े थे। ठीक है, और छोटे थे, ना कि लंबे थे। अब उनमें दोनों गिलास में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। ठीक है, इसमें दूध डाला गया दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि एक जो है एक गिलास लाया गया जो कि इन दोनों गिलास से लंबा था और पतला था। ठीक है, अब जो है क्या किया गया कि जो दूध था उसको इस गिलास में डाला गया। ठीक है, तब रीना क्या मानती है कि जो गिलास में जो लंबे गिलास में जो है वो मानती है, जो रीना लड़की है वो मानती है कि लंबे गिलास में जो दूध है वो जो है छोटे गिलास से ज़्यादा दूध है। ठीक है, छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है किसमें, लंबे गिलास में, वो ऐसा मानती है। तो ये जो है या जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है जीववाद सोच, तीसरा है लाक्षणिक प्रकार्य, चौथा है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दर्शाता है वो है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, यानी कि जो विकेंद्रीकरण है वो नहीं कर पाती है आपस में। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको पहचानने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसको जो है जो वस्तु स्थायित्व की जो उसमें भावना होनी चाहिए या पहचान करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो उस बच्ची में नहीं है, जिसकी वजह से वो बताती है कि छोटे गिलास की अपेक्षा, छोटे और चौड़े गिलास की अपेक्षा जो पतला और लंबा गिलास है उसमें दूध अधिक आता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बताता है कि अन्नू का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है या व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। पहला है
आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या तीसरा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे समाज तय करे कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद से व्यक्तिगत रूप से ना तय करें, वहाँ पे सही होगा आपका अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, यानी समाज की व्यवस्था के अनुरूप जहाँ पे चीज़ें चले वहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। पाड़ का मतलब यहाँ पे सहारा देने से मतलब होता है, यानी किसी भी बच्चे को आप जो है खुद से सहारा दे, जहाँ पे उसे कठिनाई हो वहाँ पे आप थोड़ा सा उन चीज़ों को बता के उनको सहारा दे, वो होता है आपका पाड़। ठीक है, तो अधिगम को पाड़ प्रदान करने का सही तरीका, यानी सीखने में जो पाड़ दिया जाता है, जो सहारा दिया जाता है, उसका कौन सा तरीका सही है। पहला दिया है कि उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, दूसरा है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, तीसरा है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, और चौथा बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो जो पाड़ देने का या पाड़ प्रदान करने का जो मतलब होता है वो होता है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। यानी कोई भी बच्चा है अगर कहीं भी कुछ लिख रहा है या पढ़ रहा है, वहाँ पे जो है उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम जो है संकेत के माध्यम से या फिर इशारे के माध्यम से उसे हम पाड़ प्रदान कर सकते हैं या फिर उसे सहारा दे सकते हैं। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार तो पूछा ही गया, आप देखते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। लेव वाइगोत्स्की साहब एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बताया है उन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दिया है, इन चार ऑप्शन में बताना है। पहला है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर। ठीक है, कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, चौथा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम तो वैसे भी नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित भी शिक्षा शास्त्र नहीं होगा, कंठस्थ करना या फिर याद करना ये भी आपका गलत होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, सहयोगात्मक अधिगम को लेव वाइगोत्स्की ने बढ़ावा दिया है शिक्षा में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। वैसे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो जो चार ऑप्शन दिए होते हैं उसमें तीन ऑप्शन आपको जो है देखना होता है कि कौन से इसमें तीन है जो गलत है। आप पहले ही कंफर्म कर लें कि तीन कौन से गलत हैं, तो वहाँ पे आपका एक सही निकल के आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है मानकीकृत, वैसे भी आपका नेगेटिव होता है, ये गलत है। यहाँ पे परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये भी नहीं होता है। ठीक है, बाल केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित या शिक्षा केंद्रित नहीं होता है। कंठस्थ या स्मरण करना कहीं बात की जाए तो ये भी आपका गलत होता है। तो सीधा सीधा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही निकल के आ गया। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी पेपर हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, तीसरा है केवल विधि से सीखने में सक्षम, और चौथा स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो ये स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम ये गलत होगा। केवल यहाँ पे दिया हुआ है केवल विधि से सीखने में सक्षम, ये भी आपका गलत है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जो अधिगम करता है उनको जो है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में जाना जाता है या समझा जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन से बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। पहला है भाषाई, दूसरा है संगीतीय, तीसरा है स्थानिक, और चौथा अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो जो रजनी है वो यहाँ पे जिस बुद्धि को दर्शाती है वो है आपका स्थानिक। ठीक है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन से बहुत कुशल है। ठीक है, यानी कोई भी चित्र वो देखती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे कोई भी चित्र बना के देख दिया गया, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन दिए होते बताना होता है कि इसमें कहाँ से पे गड़बड़ी है। ठीक है, तो उस परिवर्तन से बहुत कुशल है, जो परिवर्तन दिए होते हैं उसको ढूंढने में बहुत कुशल है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है, तो वो है स्थानिक, यानी चीज़ों को वो समझ जाती है जो वहाँ पे दिया होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या दर्शाता है? अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करता है, यह कथन क्या दर्शाता है? पहला, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। और चौथा है कि भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, यह कथन दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो यहाँ भी पूछा गया कि जेंडर डैश है, जेंडर क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक रचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। दूसरा, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, यानी जो जेंडर है वो गर्भधारण के समय से पूर्व ही निर्धारित होता है। एक, जन्मजात जैविक गुण है। और दूसरा कि सामाजिकरण को संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है, सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता, यहाँ पे की होगा। ठीक है, तो जेंडर जो है वो एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक रचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। तो जेंडर जो है वो जो है एक सामाजिक अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक है, ये जो है विभिन्न कार्यों को एक विशेष लिंग से जोड़ देती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें माना जाता है कि ये काम जो है पुरुषों का है, ये महिलाओं का है। ठीक है, तो ये जो होता है ये जो है सामाजिक रचनाओं द्वारा प्राप्त को, ये आकृति व्यंजन समाज द्वारा एक निर्धारित कर दिया जाता है कि जो लड़कियों का काम है, ये जो है खाना बनाना लड़कियों का काम है, और लड़के जो है रसोई में नहीं जा सकते हैं। तो मतलब ये समाज जो है निर्धारित कर देता है जेंडर को कि जो है लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक रचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, समाज के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, जेंडर, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन क्या है बताता है? यह कथन जो है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। तीसरा है कि गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। और चौथा है गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। थर्ड है कि गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। जी नहीं, अगर सभी बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, आपस में सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ये ऑप्शन गलत है। बल्कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि ये जो कथन है ये सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ठीक है, साथियों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करके, चीज़ों को डिस्कस करके जो है बच्चे क्या है आपस में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपस में दोस्तों से ही सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? जो अधिगम है उसके लिए जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? पहला, संदर्भित। दूसरा, मानकीकृत। तीसरा, मानदंड संदर्भित। और चौथा, अध्यापक अभिमुखी। ठीक है, तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है वो आपका संदर्भित होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? ठीक है, पहला है बड़े बड़े गद्य याद करने के लिए, तो जहाँ पर याद करने की बात हो वो ऑप्शन आपका गलत होगा।
दूसरा, किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहन करना, ये भी यहाँ पे अभिसारी की बात हो रही है, अपसारी होता तो सही होता, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा कि प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ये भी आपका गलत है, पुरस्कृत की बात की गई है। चौथा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारित समाधान खोजने की जरूरत हो, जहाँ पर खोजने की बात हो वहाँ वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। संचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। इनमें से बताना कि कौन सी चीजें जरूरी हैं। पहला है अनम्य पाठ्यक्रम, दूसरा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा उचित समायोजन और चौथा है अगम या दुर्गम इमारती संरचना। तो अनम्य आपका पाठ्यक्रम गलत है, परीक्षा केंद्रित हो ही नहीं सकता, उचित समायोजन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। इनमें से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। पहला है समता, दूसरा है समानता, तीसरा अलगाव और चौथा पक्षपात। तो समावेशन की जो विचारधारा आधारित है वो है पहला समता पे आधारित है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। ठीक है, पहला है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, दूसरा है बहुत सचेत होना, तीसरा है लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना और चौथा आकुल होना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, आकुल होना। ठीक है, जो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार वाले जो बच्चे हैं उनमें जो है साधारणतः आकुल होने वाले अभिलक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, आकुल का जो मतलब होता है वो होता है चंचलता पूर्वक काम करना या फिर जो है चंचल चित्र वाले बच्चे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। ठीक है, जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं उनमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, तीसरा है कि वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं और चौथा है कि उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तो जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं वे जो है नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, जो नए होते हैं विचार और जो मूल विचार हो यानी कि चीज़ों को कुछ अर्थ निकलते हैं उन विचार में। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, तीसरा संज्ञानात्मक नम्यता और चौथा अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। स्वलीनता इसमें दिया है स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में जो सामर्थ्य होता है वो होता है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, ये बताना है। पहला, दी गई जानकारी को कंठस्थ या स्मरण करने के लिए बिल्कुल नहीं, कंठस्थ की बात जहाँ पे हो आप सीधा काट दें। ठीक है, दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा, व्यवहार के अनुकूलन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। फोर्थ है ऑप्शन कि पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो पाठ्य सामग्री है उसको वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए, बच्चे के वास्तविक जीवन से उसको जोड़ा जाए, इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। कौन सा ऐसा उपागम है जो विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है यानी कम आंकता है।
पहला है खोजी अधिगम, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा निष्क्रिय नकल और चौथा है सहज अनुमान लगाना। तो खोजी अधिगम आपका पॉजिटिव है, ये आपका सही है। सहयोगात्मक अधिगम भी सही है। यहाँ पे निष्क्रिय जो नकल करना होता है, ये थर्ड ऑप्शन आपका कमतर आंकता है, यानी कमतर पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। एक तरह से ये निगेटिव पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है। इस बार जो है चाहे आपका जनवरी का पेपर रहा हो या फिर आपको जो जुलाई में पेपर हुआ है उसमें, इसमें जो है कथन से रिलेटेड क्वेश्चन, कथन और जो तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको एक जो है आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है, जो आपकी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो दे चुके हैं उनको तो पता ही है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कथन दिया हुआ है कि किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। यानी किसी भी अध्यापिका को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को जो पहले का ज्ञान है उसको सक्रिय करना चाहिए। यानी कोई भी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें बच्चे जानते हैं उसको सबसे पहले पूछना चाहिए उनसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कथन आपका सही है। तर्क दिया है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु की जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे असंबंधित बात की गई है, ठीक है। तो तर्क आपका गलत होगा, यानी कि ये निगेटिव है। तो इसमें पहला है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं, ए आपका सही है, आर गलत है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा कि ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल सही इसमें दिया हुआ कि ए जो है कथन आपका सही है लेकिन आर आपका जो तर्क है वो गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है, यानी जो अधिगम की प्रकृति है वो कैसी है। पहला है सक्रिय और सामाजिक है, यानी जो अधिगम की प्रकृति है वो सक्रिय है और सामाजिक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है निष्क्रिय और सामाजिक, तो अधिगम की प्रकृति निष्क्रिय बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि सक्रिय और व्यक्तिगत, सक्रिय तो है लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, तो ये भी गलत है। निष्क्रिय, तो ये भी गलत है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि जो अधिगम की प्रकृति वो सक्रिय है और सामाजिक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, ठीक है। बताना कि कौन सी ऐसी युक्तियां जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। पहला स्मृति सहायक विधियां, तो ये आपकी प्रभावशाली हैं। दूसरा आपका अन्वेषण, ये भी सहायक है। प्रक्रियात्मक स्थिरता आपका नहीं है बल्कि कलन विधि आपका सहायक है, ठीक है। ए बी और डी आपका ऑप्शन सही है, ए बी और डी ऑप्शन, ठीक है। तो ए बी डी कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे पिछले बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना है कि इस बार भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ 26 नंबर क्वेश्चन का। कथन ए दिया है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए चाहे वे विचार भ्रांति ही क्यों न हो, ठीक है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए चाहे वे विचार भ्रांति ही क्यों न, बिल्कुल सही। जो अध्यापिका है उसको बच्चों को एक मौका देना चाहिए कि उनके जो विचार हैं किसी भी प्रकरण के लिए वो जो है विचार व्यक्त करें, विचारों को बताएं, ठीक है। उनको प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे जो जानते हैं उस बारे में उनको बताएं चाहे वो भ्रांति ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं जान रहे होते, बहुत सारी चीज़ें वो सुनते हैं समाज में, क्योंकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई होती हैं, तो उनको सुनते हैं, तो वो जो सुनते हैं उनको व्यक्त करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। तो एक अध्यापिका को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सही, यानी कथन आपका सही है। तर्क दिया है कि भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल सही है कि जो भ्रांतियां हैं वो विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो आपका तर्क और कथन दोनों सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। दूसरा, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। तीसरा है, निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। ये तो बिल्कुल गलत होगा। चौथा है कि शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती है। ये भी गलत है। उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। ये भी आपका गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा कि जो संवेग और संदर्भ है संवेग और संज्ञान है उनके संदर्भ में जो कथन सही है वो है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को। जो संतुलित उत्साह होता है, जो आपस की जो भागीदारी होती है वो क्या करता है, अधिगम को बढ़ाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला, महारत और उन्मुखी। दूसरा, प्रदर्शन और उन्मुखी। तीसरा, असफलता और स्वीकृत। चौथा, सफलता और परिवार। तो जो बच्चे होते हैं उनको जिस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, यानी एक टीचर को प्रेरित करना चाहिए, वो है महारत और उन्मुखी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, कौन सी चीज़ें अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और कौन सी चीज़ें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, ये बताना है। पहला है विचारावेश संकल्पना मानचित्रण। दूसरा, निष्क्रिय नकल से अनुसंधान। तीसरा है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन। और चौथा, स्कीमा सक्रियता अधिगम आसक्तता। यानी जो स्कीमा सक्रियता है ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। जबकि अधिगम आसक्तता यानी जो अधिगम में बच्चे आसक्त हैं, जो है चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 30 क्वेश्चन 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है CDP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला, परीक्षा केंद्रित। ठीक है, दूसरा है अध्यापक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, अधिगमकर्ता केंद्रित। और चौथा, बहिष्कार केंद्रित। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह जो है अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी कि जो बच्चे सीखते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो है प्रस्ताव रखती है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चे से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि टीचर से संबंधित। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये CDP के 30 क्वेश्चन थे जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। और ये जो पेपर है वो जनवरी 2023 का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप 30 में आपके कितने नंबर आए हैं। आपको अगर 30 में जो है 25, 26, 27 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको जो है तैयारी सही चल रही है, क्योंकि आपको जो ये जो क्वेश्चन है अब पिछले बार के हैं। अगर पिछले बार का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो इस बार के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इतनी आप उम्मीद रख के चलें। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करते चलें। ठीक है, बाकी जो है जितने और भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि जो पिछले साल का है, एक एक सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है CDP की, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट की जो है पेपर सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर सारे आपके टॉपिक क्लासेस चलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।